हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड हैप्पी उत्कल दिवस टू एवरीवन। बीइंग ए ओडिया और बीइंग ए ओडिया सिटीजन, आई एम वेरी ग्लैड टू विश यू ऑल दैट आज उत्कल दिवस है एंड वंदे उत्कल जननी। हम मानते हैं कि हम हमेशा ये सॉन्ग भी गाते हैं, वंदे उत्कल जननी। तो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी उत्कल दिवस टू ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दैट इज टुडेज टॉपिक अगर बोलूँ तो क्या है, सीटेड एंड रोटेट मिशन का पार्ट 9 है। एंड मैक्सिमम कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहे हैं एंड कुछ पर्सन्स हैं कि मतलब डिमोटिवेटेड टाइप है। तो डिमोटिवेटेड टाइप कोई भी मैसेज मत करो एंड कमेंट्स नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, तो हेल्प के बेसिस पे जितना हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, मेरी तरफ से मैं ट्राई कर रही हूँ। ये अच्छा लगे देन लाइक करो, देन कमेंट करो, अदरवाइज डिमोटिवेटेड किसी को भी मत करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट वाइज प्रीवियसली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बट असेसमेंट का अभी न्यूली कुछ कंसेप्ट ऐड हुए हैं, तो उसके बेसिस पे एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर सीटेट और ओटेट, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर ओएवीएस और सीएसटी, बिकॉज मैंने एवरी एग्जाम्स को दे दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि क्वेश्चंस किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। सिलेबस जो मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है क्वेश्चन, तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सके हम एवरी पार्ट को टच कर रहे हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे लर्निंग टीचिंग से, जो कि सीडीपी के पार्ट में ही आता है एंड हिंदी के पोर्शंस में आता है। वैसे ही कुछ आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, सब कुछ आएंगे एट अ टाइम, धीरे धीरे। एट अ टाइम तो नहीं आ सकता, धीरे धीरे सब आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 30 क्वेश्चंस हैं, सुपर 30 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं एंड 30 क्वेश्चन के 30 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, व्हिच असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोजेक्ट। ये बहुत बार हो चुका है, दैट इज ये हम बोल चुके हैं कि दैट इज, सपोज यहाँ पे आप ना डिफरेंस कर दो, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट। तो सबमिटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कंटिन्यूअसली चलता है, दैट इज कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू पॉइंट पे चलता है एंड ये एट द एंड पे चलता है, एट द एंड पे। तो एंड ऑफ द सेशन जो भी हो या फिर कोई कोर्स को जज करना हो तब इसको हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअसली जो जजमेंट रहता है उसी को यूज़ किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिलेटेड टू प्रॉब्लम होता है। इफ हम कोई पेशेंट का जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नाइज करता है। सिमिलरली यहाँ पे टीचर भी डायग्नाइज करते हैं, स्टूडेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हिच असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन और कोर्स के कंप्लीशन के बाद जो टेस्ट होता है या असेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सबमिटिव असेसमेंट, राइट। आंसर भी मैंने साथ दे दिया है बिकॉज आपको इजी हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ और वंस एक्शन, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस। असेसमेंट किसी के बिहेवियरल जो भी पॉइंट्स हैं, दैट इज एक्शन हो गया या फिर एटीट्यूड हो गया, परफॉर्मेंस को आप चेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। फीडबैक कब होता है, सपोज आपने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आप जानना चाहते हो, रिजल्ट के बाद क्यों ऐसा रीजन आउट करना, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। इवैल्यूएशन होता है वन काइंड ऑफ जजमेंट प्रोसेस जिसके थ्रू हम जजिंग करते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को एंड बाय जजिंग इट वी गिव सम स्कोरिंग और वी गिव सम स्कोर अबाउट देयर परफॉर्मेंस और ऑन देयर परफॉर्मेंस। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया सेल्फ असेसमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट देख लो। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, दैट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट है तो हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल, डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसके अकॉर्डिंग ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। तो ये होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट जहाँ पे बच्चों को हम एवरी पॉइंट पे हेल्प करना चाहते हैं, उनके जो लर्निंग इशूज है उसको सॉल्व करता है। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे स्कूल बेस्ड असेसमेंट का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे बी। प्री असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्री असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्री मीन्स असेसमेंट से बिफोर जो होता है, दैट इज कॉल्ड द प्री असेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वैसे लग रहा है, फॉर्मेटिव कंटिन्यूअसली चलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, सबमिटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, डायग्नोस्टिक इफ प्रॉब्लम इज देयर अराइज और इफ प्रॉब्लम इज देयर देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं, देन वी सिलेक्ट दैट डायग्नोस्टिक टाइप असेसमेंट और डायग्नोसिस असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट इज द राइट आंसर बिकॉज इनिशियल मीन्स होता है प्री, दैट इज पहले, तो असेसमेंट से बिफोर जो होगा वो हो गया इनिशियल असेसमेंट। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव जो प्रोसेस है, दैट इज कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, वाज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट mandated by
किसके थ्रू मैंडेटेड हुआ था, किसने इसको अलाउ किया था? जस्ट लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 में जो हुआ था वो, नेशनल एजुकेशन एक्ट दैट इज एनईए, और एनपीई 1986, और नॉन ऑफ द अबव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू सीसीई को एक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रोनाउंसिएशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो नॉर्मली ये होता है कि आप किसी के प्रोनाउंसिएशन स्पीड को और एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओरल टेस्ट किया जाता है। ओरल टेस्ट दैट इज ये रिटन फॉर्मेट में होगा, तो प्रोनाउंसिएशन का स्पीड एक्यूरेसी हम चेक नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में भी लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लिटिल बिट चेक करना चाहे तो हो सकता है थोड़ा बहुत, बट कंप्लीटली नहीं होता पॉसिबल, एंड नॉन ऑफ दिस तो आंसर ही नहीं होगा। सो दैट यहाँ पे आंसर हो गया आपका ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट मीन्स आप प्रोनाउंस करेंगे एंड प्रोनाउंसिएशन के थ्रू चीज़ों को हमें पता चलेगा, मतलब वहाँ पे जो रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो देते हो उसके हिसाब से। सो नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ड एग्जामिनेशन ये डिराइव कहाँ से हुआ? द वर्ड एग्जामिनेशन इज डिराइव फ्रॉम डैश, द लैटिन वर्ड एग्जामिन, द ग्रीक वर्ड एग्जामिन, द अमेरिकन वर्ड एग्जामिन, नॉन ऑफ दिस। मतलब ये वर्ड जो है एग्जामिन से ही आया है, एग्जामिनेशन जो वर्ड है एग्जामिन से ही आया है, बट ये लैटिन है, ग्रीक है, अमेरिकन है, ये ट्रिक है। तो ये कंप्लीटली रिमेंबर वाला पॉइंट है, दैट इज लैटिन वर्ड है एग्जामिन, लैटिन वर्ड से आया है एग्जामिनेशन, जो टर्म है वर्ड है वो लैटिन वर्ड एग्जामिन से आया है। ओके, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देन नेक्स्ट चलते हैं, नॉलेज दैट इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर। नॉलेज जो है सब्जेक्टिव हो, स्पॉन्टेनियस इन नेचर हो, दैट इज कॉल्ड क्या? तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं। इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज में हम स्पॉन्टेनियस नॉलेज को ही देते हैं, दैट इज कंटिन्यूस पॉइंट पे रहता है। साइंटिफिक नॉलेज दैट इज अ लॉजिकल बेस्ड। प्रैग्मेटिक नॉलेज आपका प्रैग्मेटिक के बेसिस पे बोला जाए तो ये नेचर के अकॉर्डिंग होता है, दैट मीन्स नेचर में साइंस भी होगा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग जैसा उस एक्टिविटीज के ऊपर होगा जो आप खुद एक्सप्लोर करते हैं वैसे। एंड ऑथोरिटेटिव नॉलेज जो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, यू हैव दैट नॉलेज, सो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया फर्स्ट वन, दैट इज अ इंट्यूटिव नॉलेज, सब्जेक्टिव है ये एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। देन नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। ऑब्जर्वेशन टेक्निक नॉर्मली मैंने बहुत बार बोल चुका है, ऑब्जर्वेशन और जस्ट लाइक इंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे जो भी पॉइंट्स आए कि इसके थ्रू आप क्या इवैल्यूएट करना चाहते हो या जज करना चाहते हो, तो सिंपली CAP को याद आना चाहिए, आपको माइंड में आना चाहिए, दैट इज द कैप। कैप और C फॉर आपका हो गया कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, A फॉर इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑल टोटल जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो पॉइंट्स हैं वो सारे को हम जज कर रहे हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू के टाइप्स हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू, इंटरव्यू गाइड अप्रोच, स्टैंडर्डाइज ओपन इंटरव्यू। ये सारे जो भी है ना कन्वर्सेशनल, जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है कि ये कन्वर्सेशनल इंटरव्यू है, इंटरव्यू गाइड अप्रोच है, ओपन इंटरव्यू है, स्टैंडर्डाइज ओपन इंटरव्यू, सब में प्री फ्रैंक है, दैट इज इंटरव्यू कभी भी क्लोज्ड अपीयरेंस में नहीं होता है। इंटरव्यू ऑलवेज क्या होता है ना, मतलब यहाँ पे 2 या मोर पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, गाइड के थ्रू भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टर को बेस करके भी, स्टैंडर्डाइज पॉइंट को बेस्ड करके भी, पैरामीटर्स के बेस भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे, NCIDE stands for what? National Center for Innovation in Distance Examination, National Center of India in Distance Examination, National Center for International Distance Examination. तो ऑब्वियस है ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, बिकॉज नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर इज द वन, नंबर 1 इज द राइट आंसर, इसको याद रखना है, ठीक है, NCID। देन आ गया NIOS, न्यूज़ हम बोल देते हैं, न्यूज़ करते रहते हैं, दैट इज NIOS। NIOS क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या फिर नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टडीज, और नॉन ऑफ दिस कौन सा होगा? दैट इज द फर्स्ट वन, ये ओपन स्कूलिंग के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देन नेक्स्ट चलते हैं, Dash is a plot that lets you discover and so the underlying frequency distribution of a set of continuous data। ये क्या होगा? मतलब सपोज होता है कि एक प्लॉट है, डैश इज ए प्लॉट, एक कुछ भी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक हम कुछ सिलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक प्लॉट है, प्लॉट को आप डिस्कवर कर सकते हो, शो कर सकते हो, अंडरलाइंग उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है उसको आप पता कर सकते हो। जो भी फ्रीक्वेंसीज का बात आता है तो दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज आ जाते हैं, सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे 0 to 5 मेंशन है, ये क्लास इंटरवल है, एंड
आपका जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द सीएफ। तो सीएफ से पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे पता चला इसका जो भी ऑब्जर्वेशंस होगा या फ्रीक्वेंसीज होंगे, डेटा होंगे, तो डेटा कहाँ पे आ जाते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के विद इन आ जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज द आंसर। देन नेक्स्ट वन पे चलते हैं। Which of the following is or are misconceptions about open book exam? Open book exam में you don't need to study, you can just copy straight from the book. They are a biz और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो भी है ना, ये सारे मिसकंसेप्शन नहीं है कि ओपन बुक सिस्टम में सब थिंक करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें बुक से सिर्फ कॉपी करना है एंड हमें वैसे जो भी जस्ट लाइक होता है ना, ये चीज़ देख के लिखो तो देख के लिखो, ये बात चलता है, तो वो सब थिंक कर लेते हैं। बट ये ऑल ऑफ द अबव जो भी है, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ओपन बुक सिस्टम ये नहीं है, या फिर ओपन बुक एग्जाम ये नहीं होता। Dash education is assigned to assist the student in order to achieve expected competencies in core academic skills such as literacy and numeracy. Dash education is assigned, कौन सा टाइप का एजुकेशन हम असाइन करते हैं बच्चों को असिस्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू अचीव एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसेस, जो उनका नीड है उसको फुलफिल करने के लिए अपनी कोर एकेडमिक स्किल्स में सच एज लिटरेसी में, न्यूमरेसी में। तो इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, दैट इज अ रिमीडियल टीचिंग। जब उनको कोई भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है लिटरेसी और न्यूमरेसी रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट पे, तो उनको हम किस में डालते हैं? रिमेडियल टीचिंग में डालते हैं। उसके थ्रू उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। डैश ए डैश इज ए सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ, ये सर्कुलर बोला गया, ठीक है, व्हिच डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो दैट में भी ये पाई चार्ट, ये आंसर हो सकता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में ही आपका सर्कल रहता है, उसके साथ डिविजन्स रहते हैं एंड यहाँ पे मेंशन होता है जस्ट लाइक ऐसे परसेंटेज के बेसिस पे 1% ये किया, 2% ये किया, 10% ये किया, या फिर 50% ये किया, ऐसे करके मेंशन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट होगा। A graph constructed by using lines to join the midpoint of each interval or bin. The heights of the point represents the frequencies. यहाँ पे आपको पूछा गया कि एक ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ में जो भी मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स जो भी है वो ईच इंटरवल की टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। लाइंस को जॉइन करके बनाया गया। द हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, जो हाइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज को दिखा है। तो ये पॉलीगन होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, हिस्टोग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, कौन सा होगा? सो दैट इज आपको रिमेंबर करके रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। सब यहाँ पे कंफ्यूज होकर हिस्टोग्राम बोलेंगे, बट हिस्टोग्राम आंसर नहीं है, ये होगा। पाई चार्ट में सर्कल के अंदर होता है, ठीक है। पॉलीगन में नॉर्मल होने से वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के बिना भी हो सकता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी, बट ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है एंड उसी को डिपेक्ट करता है। सो कहता है Okay, number 18. Graph of the eruptions variable shows the frequency proportion of eruption whose durations are less than or equal to a given level is dash. Graph of the eruptions variable shows the frequency proportion. यहाँ पे हमें ग्राफ का जो अप डाउन ऐसे पॉइंट्स है ना, तो उसके थ्रू हमें पता क्या चल रहा है? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन ऑफ द एरप्शन, क्यों ऐसे ऊपर चले गए हैं, नीचे आ रहे हैं, उसका जो पॉइंट है उसको पता चलता है। हुज ड्यूरेशन आर लेस देन और इक्वल टू गिवन लेवल इज डैश, जिसका लेवल उससे ज़्यादा या कम होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका, देख लो, बिकॉज़ यहाँ पे एरप्शंस के ऊपर है, अप डाउन्स के ऊपर है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 पॉइंट पे है, तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ग्राफ पॉलीगन होगा, जो कि दोनों ही डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो आंसर इज़ द फोर्थ वन, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, बोथ 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ एक क्वेश्चन आया, व्हिच ग्राफ इज़ ए चार्ट और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा है रेक्टेंगुलर बार्स के साथ, उसके विथ हाइट्स और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। जो वैल्यूज होगा उसके अकॉर्डिंग वो हाइट्स दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया दैट इज अ बार ग्राफ, ये बार ग्राफ के लिए है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। What is the assignment of a number to a characteristic of an object or event which can be compared with the other objects or events? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और इवेंट का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ये कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विच कैन बी कंपेयर विद अदर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, जो कि हम अदर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स में भी वो जज कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट होगा, बिकॉज मेजरमेंट में ही ये किया जाता है। ये आपको मेजरमेंट का पूरा टॉपिक नहीं पता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो मेजरमेंट के ऊपर। द कैलकुलेशंस मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर कैलकुलेशंस हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट्स और ग्रुप, मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट्स और ग्रुप्स और डेटा के अकॉर्डिंग हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स,
स्केल स्टैटिस्टिक मेजरमेंट स्किल्स। ये असेसमेंट सब्जेक्ट जिनका है तो उनके अकॉर्डिंग जो सेकंड ईयर में असेसमेंट सब्जेक्ट रहता है उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेंशन्ड है पूरा, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, तो कोई भी ऑब्जर्वेशंस का यूनिट होगा, ग्रुप होगा या फिर डेटा होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करके कुछ स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स में जो कैलकुलेशंस होता है उसको करके निकालते हैं रिजल्ट। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which the tendency for the value, that is which the tendency for the value of a random variables to cluster around its mean mode median। मतलब हम एट ए टाइम सब कुछ देख रहे हैं, तो दैट इज मीन मोड मीडियन। कोई भी रैंडम वैल्यूज का अगर चेंज करते हैं एंड उसका टेंडेंसी को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपली इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मेजरमेंट के बेसिस पे नहीं होगा या क्यूमुलेटिव भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है जहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों रहता है। ओके, नेक्स्ट, the number you get when you add two or more figures together and then divide the total by the number of figures you added। तो इसको क्या बोलते हो? तो दैट इज आपको जो नंबर मिला, क्या दो नंबर को, दो या ज्यादा नंबर को ऐड करके एंड आफ्टर दैट उसको डिवाइड करके टोटल नंबर से, देन टोटल बाय द नंबर ऑफ फिगर्स, कितने नंबर ऑफ फिगर्स प्रेजेंट है उसको आप ये करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? एवरेज, मीडियन, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिकॉज मीडियन में मिड वैल्यूज को देखते हैं, सो उसको अरेंजमेंट करके करना पड़ता है। तो एवरेज इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे जितना रहता है, सपोज 1 2 3 4 करके है, तो 1 + 2 + 3 प्लस सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितने नंबर है? 3, तो यहाँ टोटल हो गया 6, 6/3 = 2, ये हो गया हमारा एवरेज। तो ऐसे करके हम यहाँ पे करते हैं। तो दैट इज ऑलमोस्ट बोल सकते हो ये मीन का ही फॉर्मूला है, मीन जैसे हम निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग। एड अप ऑल दी नंबर्स, सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, जितने नंबर्स है उसके थ्रू हमने डिवाइड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज हम अगेन ये आंसर आएगा एवरेज, सेम क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल रहे हैं सेम पॉइंट्स में, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही करके चलेगा एंड सो ऑन, जितने नंबर्स होंगे उसके थ्रू, अगर सपोज 10 तक है तो 10 नंबर्स होंगे, ठीक है, एंड डिवाइड कर देंगे, तो टोटल जो होगा उसका 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है वो एवरेज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक फॉर्मूला है, दैट इज ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मीडियन का फॉर्मूला है। n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑड इवन जो रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और एक है n/2 प्लस n+1/2, ऐसे करके मेंशन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कैलकुलेशंस के लिए, दैट इज ये मीडियन का फॉर्मूला है, मोड का, फ्रीक्वेंसी का या टोटल का फॉर्मूला नहीं है। जितना नंबर गिवन नंबर है, सपोज गिवन नंबर यहाँ पे जो भी रहेगा उसके साथ आप 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज द मीडियन। ओके, अभी 26 पे चलते हैं। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट पूछा गया है, ये आपका टर्मिनल असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफर्ड असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट में पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट तो असेसमेंट ही है, तो दैट इज यहाँ पे पूछा गया कि टर्मिनल असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये वन टाइप के हैं, तो ये सेपरेट कौन सा है, अलग कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो ये अलग होगा। विच इज नॉट टाइप ऑफ असेसमेंट आप बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस जो असेसमेंट होता है वो एक कोई कैरेक्टर के बेसिस पे ही होता है, कोई भी एक नॉर्म्स, रेगुलेशन और रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो ये है। क्राइटेरियन वहाँ पे फिक्स स्टैंडर्डाइज क्राइटेरियंस रहेंगे एंड उसी के बेस पे होता है, तो टर्मिनल और सबमिटिव भी हम उसको बोल सकते हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है, व्हिच इज नॉट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब नॉट टाइप ऑफ टर्मिनल असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट ऐसा, तो ये सारे सेम टाइप के हैं बट दिस वन इज नॉट सेम टाइप, तो ये सेपरेट हो गया, ऑड एंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जाम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए? बिकॉज ये परफॉर्मेंस में बेटर हेल्प करता है, हेल्प इन गेटिंग गुड मार्क्स, स्कोरिंग हाईएस्ट, नॉन ऑफ द अबव। सो ऑलवेज ना, कभी भी एग्जाम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके परफॉर्मेंस बेस्ट ही होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन, इवाल्युएशन, मेजरमेंट ये आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए या फिर आपके बेटर परफॉर्मेंस के लिए होता है, ना कि गुड मार्क्स और गुड स्कोरिंग के लिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं। ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर, ई लर्निंग मीन्स क्या होता है? दैट इज हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, इलेक्ट्रिकल लर्निंग है, इंजीनियरिंग लर्निंग है, इलेक्ट्रिक लर्निंग है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ओके, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन।
आईसीटी, आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के जो बच्चे हैं वो बता पाएँगे, इसको हम क्या बोलते हैं? आईसीटी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एजुकेशन में, तो दैट इज़ कॉल्ड आईसीटी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन। इन जो 4 पर्सन्स हैं ना, चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के फादर हैं, कंप्यूटर जनरेट किए थे। एरिक्सन, नॉर्मली आप जानते हो कि एरिक्सन हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के जो थ्योरीज़ है उसमें से एक उनका थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी उन्होंने मेंशन किया। फ्लेंडर्स इंटरैक्शन ये कम्युनिकेटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है उसके अकॉर्डिंग। बट जब मॉडर्न मीडिया को यूज़ करके एजुकेशन में लाना हो तो उसका नाम है एडगर डल्स। एडगर डल्स बहुत सारे मीडियाज़ को यूज़ किए थे एंड इसका कंसेप्ट भी वीडियो में है ऑलरेडी। ये नीड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो रहता है ना, मतलब आपके एक्सपीरियंशियल नीड्स, आपके बॉडीली नीड्स नहीं, एक्सपीरियंशियल नीड्स जो चाहिए वो एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है एंड ये चीज़ एडगर डल ने ही बताया था। तो एडगर डल इज़ द राइट आंसर है। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड बहुत मेहनत लगती है भाई। आपके मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको नोट्स बनाने में या बोलने में बहुत कुछ लगता है, एडिट करने में सब कुछ करता जाता है। तो नो नेगेटिव कमेंट प्लीज़। एंड जो कमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं, अगर इफ अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ो, अच्छे से ग्रो करो एंड थैंक यू सो मच। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए लगे रहो।